हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर एटम्स क्लास 12th। सो एज यूजुअल जो सीरीज़ में हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसके साथ मैं आपको कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप हो सके। आज के इस सीरीज़ के अंदर हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि अनसॉल्व्ड होते हैं, बट उन आंसर्स को मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा जब मैं नेक्स्ट डे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। यानी कि सबसे पहले आपके पास आएगा पीवाईक्यू सॉल्व, जिसको मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, एक दिन का समय होगा। और जब आप नेक्स्ट डे पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो मैं उसी वीडियो में, नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको पिछले वीडियो का आंसर शेयर करूंगा। समझ गए? चलिए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यहां बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम is in its second excited state. Calculate the wavelength of the line in the Lyman series that can be emitted through the permissible transitions of this electron. और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है आपके क्वेश्चन में। समझते हैं क्या पूछा हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फिलहाल मौजूद है। आपको ये बताना है कि जो वेवलेंथ बनेगा इन द लाइंस ऑफ लेमन सीरीज दैट कैन बी एमिटेड थ्रू परमिसेबल ट्रांजिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो जाता है, यानी कि जब निकल जाता है सेकेंड स्टेट से, उस समय जो भी इसकी वेवलेंथ होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सोच के देखिए, सीरीज क्या बोला हुआ है? लेमन सीरीज बोला हुआ है। इसके अंदर होता क्या है कि जो एक्साइटेड स्टेट होता है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसके लिए n की वैल्यू होती है 3। ये बात आप सबको पता होगा, राइट? तो आपको इन्हीं कंडीशंस पे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, दो पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं लेमन सीरीज के अंदर। पहला तो ये होगा कि या तो वो 3 से फर्स्ट वाले में चला जाए या फिर वो सेकंड से फर्स्ट वाले में चला जाए। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर ही आपको आंसर कैलकुलेट करना है। आइए वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो 3 से 1 की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी कि जो उसका फाइनल स्टेज है वो 1 हो गया, तो उस वक्त आपके पास ये फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन में फाइनल एक्साइटेड स्टेट का स्क्वायर माइनस में इनिशियल स्टेट का स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट आपके क्वेश्चन में गिवन था 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। और यहाँ पे बाकी वैल्यूज आपने डाल देनी है एज इट इज, क्योंकि वो जा रहा है फर्स्ट में और कहाँ से शुरू हो रहा था? थर्ड से। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर 1 रहा। इन वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, और जब इनको भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 102.3 नैनोमीटर, राइट? अब आपको करना ये है कि इसको कन्वर्ट कर लीजिए या तो मीटर में, या फिर आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। अगर ट्रांजिशन हो रहा है सेकेंड से फर्स्ट में, ठीक है, उस केस में आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ऑब्वियस सी बात है, सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिएगा, यानी कि 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन में NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में NI स्क्वायर। और यहाँ पे जो I की वैल्यू है, NI की वैल्यू है बेसिकली, वो हो जाएगी 2, और सारी वैल्यू जब आप पुट कर लीजिएगा तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 212 नैनोमीटर। बहुत अच्छा सवाल था, CBSE मार्किंग स्कीम 2016 में पूछा हुआ था। तो होल एंड सोल समरी अगर इस सवाल की मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उस पर ध्यान देना है, बिकॉज लेमन सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो इधर जो लेमन सीरीज में शुरुआत होगी या तो थर्ड से होगी या फिर सेकंड से होगी, बट वो जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट में ही जाएगा, राइट? चलिए, डिटेल आंसर अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ पे डिटेल आंसर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने डिटेल आंसर ये रहा, ठीक है? तो इस डिटेल आंसर को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि an alpha particle moving with initial kinetic energy k towards a nucleus of atomic number z approaches a distance d at which it reverses its direction. Obtain the expression for the distance of closest approach in terms of the kinetic energy of alpha particle k. 2014 का सवाल है, यानी कि जिस साल मैंने एग्जाम दिया था उस साल का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में पूछा हुआ है। तो आइए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? अल्फा पार्टिकल के केस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है k, और ये न्यूक्लियस की ओर अप्रोच कर रहा है, ठीक है? जिस न्यूक्लियस की ओर अप्रोच कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर है, ऑब्वियस सी बात यहाँ पे z है, ठीक है? और जिस दूरी पे वो अप्रोच करेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे d दे रखी है। बाद में वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे रिपल्शन होगा, डायरेक्शन को वो रिवर्स कर लेगा। तो आपको एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स E
इनटू में ZE डिवाइडेड बाई D। अच्छा यहाँ पे 2 टाइम्स E का मतलब क्या है, यहाँ पे आपसे बोला होता है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम एटम का ही एक स्पीसीज होता है, तो यहाँ पे हम 2E लिख सकते हैं हीलियम एटम के केस में। ओके, कि उसका मास जो होता है वो 2E होता है, और हमें अननोन एटम है जिसकी ओर अप्रोच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ZE लिखा, बाकी सारी वैल्यूज़ अपनी जगह एज इट इज़ है। तो आई होप आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ आ गया होगा। ओके, अगर आप यहाँ से D निकालने की कोशिश करोगे तो फिर D को आप इधर भेज दो और K को नीचे भेज दो, तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अच्छा, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था डिटेल आंसर, उसका कुछ सेक्शन जो है यहाँ पे रह गया है, तो आप वीडियो पॉज करके ये वाला हिस्सा भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस प्रीवियस क्वेश्चन का भी। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे बोला हुआ है फाइंड द रेशियो बिटवीन वेवलेंथ ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन इन द बाल्मर एंड पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बाल्मर और पास्चन सीरीज के अंदर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वेवलेंथ वाली स्पेक्ट्रल लाइन की वैल्यूज़ बतानी है, इनफैक्ट रेशियोज बताने हैं दोनों के, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन निकाल लेते हैं, बाल्मर सीरीज़ में क्या निकल के आएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ बाल्मर, सारी चीज़ें सेम रहती है, बस वेवलेंथ में आपने थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस करना है। तो 1 में लैम्डा की जगह 1 लैम्डा बी लिख देंगे, इससे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जो सीरीज़ निकल के आ रही है वो बाल्मर की है, इज इक्वल टू आर 1 में। जाहिर सी बात है बाल्मर में शुरुआत कहाँ से होती है, ऑब्वियस सी बात है सेकेंड से होती है, और फिर वो किसी भी स्टेट में फॉल कर सकता है उससे नीचे। तो N2 यहाँ पे एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा, N स्क्वायर बेसिकली, राइट। तो ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, अब आप एक बात मेरे को बताओ, बाल्मर के केस में जो जब वैल्यू आपको मैक्सिमम निकालनी हो लैम्डा की, तो होगा क्या, उस केस में n की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, तभी तो ये लैम्डा मैक्सिमम निकल के आएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर दी, लेट्स से 1 2 3, तो फिर वो धीरे धीरे ये मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि उतना पोर्शन तो इसमें से सब्ट्रैक्ट ही हो जाना है, ठीक है। तो इसीलिए आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी है, ताकि लैम्डा जो है वो मैक्सिमम निकल के आए, ठीक है। और हमें मैक्सिमम के केसेस में ही करना है, क्योंकि मोस्ट एनर्जेटिक पूछा है, ठीक है। चलिए, इसी तरह हम पास्चन का निकाल लेते हैं, सीरीज लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन बेसिकली। ओके, जब आप इसका स्पेक्ट्रल लाइन निकालोगे पास्चन के केस में, सेम फॉर्मूला रहेगा, लैम्डा की जगह रिप्लेसमेंट हो जानी है। पास्चन में शुरुआत जो होता है वो 3 से होता है, और फिर अगेन आपको मोस्ट एनर्जेटिक निकालना है, तो आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रख सकते हो, राइट। ये वाला एक्सप्रेशन भी आपने ऑब्टेन कर लिया। अब देखो ध्यान से, आपके पास बाल्मर में ये एक्सप्रेशन आया था फाइनली, और पास्चन के केस में एक्सप्रेशन आया था। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं, जहां आपसे पूछा हुआ है यूजिंग रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल नेगेटिव एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग आपको टोटल एनर्जी का बेसिकली डेरिवेशन करके दिखाना है। अब आप समझिए इस बात को, टोटल एनर्जी जो होता है वो बेस्ड होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे। यानी कि अगर मैं T की बात करूँ टोटल एनर्जी, तो वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल पे बेस्ड है। आप काइनेटिक की वैल्यू निकालिए, आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और आपके पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा। अगर मैं पहले काइनेटिक निकालने की कोशिश करूँ, तो हम सबको पता है काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये आएगा हाफ mv², राइट। अब आप सोचो यहाँ पे अगर आपको mv² की वैल्यू मिल जाए, राइट, तो आपको ओवरऑल काइनेटिक में मिल ही गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उस फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को, ठीक है, दोनों को आप इक्वल रख लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उस वक्त ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी तो वो बैलेंस स्टेट पे होता है, वरना इलेक्ट्रॉन इधर उधर गिर जाएगा। तो कूलम फोर्स और इस सेंट्रीपिटल को हमने बराबर रख लिया। यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालना है mv², राइट। तो जब आप mv² निकालोगे तो r इधर चला जाएगा। तो पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टेप में गड़बड़ करी है कि इस r को यहाँ भेजा, इन सारी वैल्यूज़ को नीचे भेजा, और फिर यहाँ से mv² निकाला है। तो आप इस एक्सप्रेशन से डायरेक्ट mv² निकाल लेना, ठीक है, ये mv² निकल जाएगा। अब आपने करना क्या, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है k = हाफ mv², इस mv² में ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। समझ में आ रहा होगा आपको, ये r जब इधर जाएगा तो mv² की वैल्यू ऑब्टेन होगी, वो यहाँ पे रिप्लेस करोगे। इस हिसाब से करने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आएगा, राइट। देखो मैं आपको एक ना बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पेन और पेपर लेके बैठे होगे और ये सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर रहे होगे, तब जाके आपको क्रिस्टल क्लियर डेवलपमेंट होगी इन क्वेश्चंस की आपके ब्रेन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे वापस। इतना करने के बाद आपको अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, विच इज़ ऑब्वियसली U। कैसे निकलता है पोटेंशियल एनर्जी, देखो एक तो तरीका हमारे पास ये होता है कि हम हाइट के बेसिस पे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बट फिलहाल ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी विदाउट द हेल्प ऑफ हाइट। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कूलम फोर्स निकल के आता है ना, ठीक है, ये जो कूलम फोर्स निकल के आया है, इसको अगर आप r से डिवाइड कर दो ना, यानी कि आप डिस्टेंस के डिवाइड कर दो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाता है। और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक ये निकल के आया था, पोटेंशियल ये निकल के आया है, दोनों को आप प्लस करा लो यानी कि ऐड कर लो, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी, राइट। तो ये ऐड करने के बाद आया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी किस तरीके से हमने इनको पुट किया है। ये काइनेटिक की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू, तब जाके टोटल निकल के आया है, राइट। दिस सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल नेगेटिव एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड टू न्यूक्लियस एंड रिमूव अराउंड इट। दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक खास बात ये है कि जो सिग्निफिकेंस है ना, जो फायदा है इस टोटल नेगेटिव एनर्जी का, वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड होता है अपने न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, शेल के अंदर बाउंड होता है और ये बाइंडिंग एनर्जी को भी दर्शाता है। तो ये हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस था जिसको हमने डिस्कस किया। अब अगेन आपकी बारी आ चुकी है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, यानी मेरा साथ खत्म। और ब्लू स्लाइड्स पे दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वैसे तो मैं बोलता नहीं, बट आप मेक श्योर करें कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी प्रिपरेशन हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद।